ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलड़मरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव के बीच आज ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जब तक लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम रहेगा तब तक यह समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा। खबर है कि लेबनान और इजराइल 10 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सीज फायर अब खत्म होने वाला है, जिससे युद्ध की टेंशन अभी भी बरकरार है। उधर पाकिस्तान में शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जबरदस्त खींचतान ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन ठीक इसी वक्त भारत के बगल में एक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। क्या आपको लगता है कि जो देश भारत की रोटी पर पलता हो, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था भारत के दान पुण्य और व्यापार पर टिकी हो, वो भारत को आंख दिखा सकता है? सवाल यह है कि आखिर नेपाल के नए प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला प्रहार भारत पर किया? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा टैक्स है या फिर इसके पीछे चीन का वो खतरनाक प्लान है जो नेपाल के जरिए भारत की सीमाओं में अस्थिरता पैदा करना चाहता है? आखिर नेपाल के इस नए आदेश से यूपी और बिहार के उन लाखों कारोबारियों का क्या होगा जिनका घर इसी सीमा व्यापार से चलता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी सीमाएं सील कर दी तो क्या नेपाल का अस्तित्व बच पाएगा? आज की ये दास्तान उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि कूटनीति सिर्फ मेजों पर होती है। असल में ये सड़कों और सरहदों का वो खेल है जिसमें नेपाल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दुनिया की नजरें अब भी ईरान के उस समुद्री रास्ते पर टिकी हैं जहां अमेरिका के जंगी जहाज और ईरान की मिसाइलें आमने सामने खड़ी हैं। हर पल डर है कि कहीं एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्वाहा न कर दे। लेकिन भारत के लिए असली सिरदर्द ईरान नहीं बल्कि अपना वो पड़ोसी बन रहा है जिसे हमने हमेशा छोटा भाई माना। नेपाल में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, वहां की हवाएं ही बदल गईं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने पद संभालते ही भारत के खिलाफ एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसने सरहद पर रहने वाले लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। ये आदेश है भारतीय सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी का। अब अगर कोई भी नेपाली नागरिक या व्यापारी भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद कर नेपाल ले जाता है तो उसे भारी टैक्स देना होगा। सुनने में ये 100 रुपए बहुत छोटी रकम लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो प्लानिंग है वो बहुत ही गहरी और खतरनाक है। जरा सोचिए, यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बिहार के रक्सौल या जोगबनी जैसे इलाकों में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो रोजमर्रा का सामान नेपाल भेजते थे, उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। नेपाल की सरकार ने सीधे सीधे उन गरीब व्यापारियों और आम जनता पर डंडा चलाया है जो सदियों से रोटी बेटी के रिश्ते के दम पर अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन क्या नेपाल ये भूल गया कि उसकी रसोई में जलने वाला गैस सिलेंडर भारत से जाता है? उसके वाहनों में दौड़ने वाला पेट्रोल और डीजल भारत की पाइपलाइनों से आता है? उसकी थाली में सजने वाला नमक और चावल भारत के खेतों से पहुंचता है? अगर भारत ने अपनी सप्लाई चेन का एक भी पेंच ढीला कर दिया तो नेपाल के पहाड़ों पर हाहाकार मच जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शायद ये समझ रहे हैं कि चीन की गोद में बैठकर वो भारत को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चीन जिस जमीन को बचाने का वादा कर रहा है उसी जमीन को वो धीरे धीरे निगल रहा है। भूटान ने आज तक अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा किया और आज वो दुनिया का सबसे सुखी देश माना जाता है। लेकिन नेपाल बार बार वही गलती कर रहा है जो उसने 2015 की नाकेबंदी के वक्त की थी। उस वक्त भी नेपाल की अकड़ डीली करने के लिए भारत को कड़े फैसले लेने पड़े थे। अब 2026 के इस दौर में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, नेपाल का ये रवैया उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। मोदी सरकार के पास अब वो विकल्प हैं जो नेपाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला सकते हैं। क्या होगा अगर भारत ने नेपाल को दी जाने वाली बिजली काट दी? क्या होगा अगर कोलकाता और विशाखापत्तनम पोर्ट से नेपाल जाने वाले कंटेनरों को तकनीकी जांच के नाम पर रोक दिया गया? नेपाल पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी उसके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय भारत के। नेपाल के नए निजाम को शायद ये गलत फहमी हो गई है कि चीन उन्हें नया रास्ता दे देगा, लेकिन चीन के तिब्बत वाले रास्ते इतने कठिन और महंगे हैं कि वहां से सामान मंगवाना नेपाल के बस की बात नहीं है। चीन जो रेल लाइन बनाने का सपना दिखा रहा है वो नेपाल को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देगी कि नेपाल का हाल भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसा हो जाएगा।
नेपाल की जमीन को चीन जिस तरह से सालमी स्लाइसिंग्स के जरिए कब्जा रहा है, उस पर नेपाल की नई सरकार खामोश है, लेकिन भारत के 100 रुपये के सामान पर उसे मिर्ची लग रही है। ये सीधा सीधा भारत की भावनाओं और आर्थिक हितों पर हमला है। नेपाल की जनता खुद इस फैसले से परेशान है, क्योंकि वहां महंगाई अब आसमान छूने वाली है। जो चीज उन्हें भारत से सस्ती मिल जाती थी, अब उसके लिए उन्हें अपनी सरकार की तिजोरी भरनी होगी। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, चाहे वो 2015 का भयंकर भूकंप हो, जब भारत के राहत दल सबसे पहले काठमांडू पहुंचे थे, या फिर कोरोना काल में वैक्सीन और दवाइयों की सप्लाई हो। भारत ने कभी ये नहीं देखा कि नेपाल का राजनीतिक रुख क्या है। हमने हमेशा वहां की जनता का भला चाहा। लेकिन जब बात देश के सम्मान और हमारे व्यापारियों के हितों की आएगी, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। नेपाल के इस फैसले के बाद भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब सीमा पर सघन चेकिंग कर रही हैं। जो खुली सीमा नेपाल के लिए एक वरदान थी, अब वो उसके लिए सिरदर्द बनने वाली है। भारत अगर चाहे तो नेपाल के टूरिज्म सेक्टर को एक झटके में ठप कर सकता है, क्योंकि नेपाल आने वाले 70% पर्यटक भारत के रास्ते ही जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का यह कदम दरअसल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि वो अपनी जनता को दिखा सकें कि वो भारत के सामने झुकते नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। चीन चाहता है कि नेपाल और भारत के रिश्ते इतने खराब हो जाएं कि नेपाल पूरी तरह से बीजिंग पर निर्भर हो जाए। लेकिन नेपाल को यह समझना होगा कि चीन सिर्फ व्यापार करना जानता है, रिश्ता निभाना नहीं। भारत के साथ नेपाल का रिश्ता खून का है, संस्कृति का है और धर्म का है। पशुपतिनाथ की धरती पर अगर आज विकास की किरणें पहुंच रही हैं, तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन नेपाल ने जो पंगा लिया है, वो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब ये कतई नहीं है कि कोई भी पड़ोसी हमारे सिर पर चढ़कर नाचेगा। अब जो माहौल बन रहा है, वो नेपाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। भारत के व्यापारिक संगठनों ने साफ कह दिया है कि अगर नेपाल ने यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया, तो भारत से होने वाली सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। सोचिए, अगर नेपाल के पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया, अगर वहां के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई और अगर वहां के बाजारों से खाने पीने का सामान गायब हो गया, तो वहां की जनता क्या करेगी? क्या वो अपने प्रधानमंत्री के इस फैसले का समर्थन करेगी? बिल्कुल नहीं। नेपाल में पहले ही राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, और ऐसे में भारत के खिलाफ ये मोर्चा खोलना उनके लिए सुसाइड मिशन साबित होगा। भारत ने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया है, लेकिन अब लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी है। नेपाल की इस हरकत ने भारत के उन रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो हमेशा नेपाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। अब बात सीधे सीधे इकोनॉमिक वॉरफेयर की है। नेपाल ने जो 100 रुपये वाली बंदिश लगाई है, वो दरअसल भारत की उस सॉफ्ट पावर को चुनौती देने की कोशिश है, जो सीमावर्ती इलाकों में बहुत मजबूत है। लेकिन भारत ने अब अपना रुख कड़ा कर लिया है। अब हर उस ट्रक की बारीकी से जांच होगी जो नेपाल जा रहा है। हर उस ट्रांजिट रूट पर पाबंदियां लग सकती हैं, जिनका इस्तेमाल नेपाल दुनिया से जुड़ने के लिए करता है। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत के बिना उसकी तरक्की मुमकिन नहीं है। चीन की दीवारें उसे सुरक्षा नहीं, बल्कि गुलामी दे सकती हैं। अगले कुछ दिनों में नेपाल के अंदर जो कोहराम मचने वाला है, उसका अंदाजा शायद काठमांडू में बैठे हुक्मरानों को नहीं है। जैसे ही भारत की ओर से कड़े आर्थिक फैसलों की घोषणा होगी, नेपाल की मुद्रा यानी नेपाली रुपया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। नेपाल की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उन भारतीयों से आता है जो वहां काम करते हैं या व्यापार करते हैं। अगर भारत ने अपने वर्क परमिट नियमों को सख्त कर दिया, तो नेपाल के हजारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिसे नेपाल की नई सरकार नजरअंदाज कर रही है। भारत ने हमेशा नेपाल के साथ शांति और सहयोग की बात की है, लेकिन अब समय आ गया है कि नेपाल को उसकी औकात और अहमियत दोनों समझाई जाए। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच दुनिया भले ही कहीं और देख रही हो, लेकिन दक्षिण एशिया में एक नया मोर्चा खुल गया है। नेपाल ने भारत को आंख दिखाकर जो गलती की है, उसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ सकती है। भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना नेपाल की सबसे बड़ी भूल है। मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या नेपाल पर फिर से आर्थिक नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा होगी, या फिर भारत कूटनीतिक तरीके से नेपाल के अंदर ही ऐसा बदलाव लाएगा कि चीन की सारी चालें धरी की धरी रह जाएं? नेपाल को बचाना है या उसे चीन के जबड़े में जाने देना है,
इसका फैसला अब भारत के हाथों में है। भारत के पास नेपाल को कंट्रोल करने के लिए कई ऐसे बटन हैं जिन्हें दबाते ही नेपाल की रफ्तार रुक जाएगी। नेपाल का एयर स्पेस हो या उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सब कुछ कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा हुआ है। नेपाल की नई सरकार को लग रहा है कि वो भारत को ब्लैकमेल कर सकती है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये 2026 का भारत है। हम अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करते। नेपाल का जो आदेश यूपी बिहार के व्यापारियों को चोट पहुंचा रहा है, उसका जवाब बहुत ही करारा मिलने वाला है। अब तो बस वक्त का इंतजार है जब नेपाल के प्रधानमंत्री खुद दिल्ली आकर इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगाएंगे। नेपाल की स्थिति आज उस बच्चे की तरह है जो अपने माता पिता का हाथ छोड़कर किसी अनजान के पीछे भाग रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस अनजान ने उसे रंगीन कैंडी दिखाई है। लेकिन उस बच्चे को यह नहीं पता कि वो कैंडी जहरीली हो सकती है। चीन ने जिस तरह से हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से छीन लिया, जिस तरह से पाकिस्तान के ग्वादर को अपना ठिकाना बना लिया, वही हश्र वो नेपाल का भी करना चाहता है। नेपाल की जो जमीन चीन ने हड़पी है, वहां उसने अपनी चौकियां बना ली हैं, लेकिन नेपाल की सरकार वहां झांकने की हिम्मत नहीं करती। उन्हें डर लगता है कि कहीं शी जिनपिंग नाराज न हो जाए, लेकिन भारत के साथ उस शेर बनने की कोशिश करते हैं। ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी। भारत ने तय कर लिया है कि अब नेपाल के साथ रिश्ते जैसे को तैसा वाली तर्ज पर होंगे। अगर आप हमारे व्यापारियों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपकी अर्थव्यवस्था का ख्याल क्यों रखें? अगर आप हमारे हितों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको फ्री पास क्यों दें? नेपाल के इस नए आदेश ने सीमावर्ती जिलों में जो नाराजगी पैदा की है, वो जल्द ही एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। भारत नेपाल सीमा पर जो हजारों ट्रक हर रोज गुजरते हैं, अगर वो 2 दिन भी रुक जाएं तो नेपाल में नमक के लाले पड़ जाएंगे। ये भारत की ताकत है जिसे उसने कभी नेपाल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नेपाल ने उसे मजबूर कर दिया है। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ है वो ये कि नेपाल के अंदर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारत के साथ मजबूत रिश्तों का हिमायती है। वहां की सेना और वहां के पुराने राजनेता जानते हैं कि चीन सिर्फ एक मौसमी दोस्त है, जबकि भारत सदियों पुराना साथी। लेकिन सत्ता की हवस में नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने देश को खतरे में डाल दिया है। क्या नेपाल की जनता इस तानाशाही और भारत विरोधी फैसले को स्वीकार करेगी? क्या वहां एक और जन आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? भारत की नजरें नेपाल के हर घटनाक्रम पर टिकी हैं। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि जब चोट करें तो आवाज दूर तक जाए। नेपाल के साथ भारत का जो विवाद अब शुरू हुआ है वो सिर्फ टैक्स का नहीं है, बल्कि वो साख का है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। तो फिर नेपाल क्या चीज है? नेपाल को यह समझना होगा कि उसकी भलाई भारत के साथ चलने में ही है। अगर वो चीन का मोहरा बनेगा तो वो सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाएगा जिसे चीन जब चाहे कुर्बान कर देगा। भारत ने नेपाल को हमेशा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखा है, लेकिन नेपाल खुद अपनी संप्रभुता को चीन के पास गिरवी रख रहा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का यह फैसला उनके राजनीतिक करियर का आखिरी फैसला भी साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर नेपाल में कोई भी सरकार ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब नेपाल ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है, वहां की सत्ता पलट गई है। क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या नेपाल की जनता खुद अपनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी? यूपी और बिहार के कारोबारियों का गुस्सा अब फूटने वाला है, और जब यह गुस्सा सड़कों पर उतरेगा तो उसकी गूंज काठमांडू तक सुनाई देगी। भारत ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब नेपाल को मिलने वाली हर मदद का ऑडिट होगा। जो पैसा भारत नेपाल के विकास के लिए देता था, अब वो उन इलाकों में खर्च होगा जहां नेपाल के कारण हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। नेपाल ने अगर आग से खेलने की कोशिश की है तो झुलसना भी उसे ही पड़ेगा। ये 2026 का नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, और वो भी बिना कोई शोर मचाए। नेपाल की हेकड़ी अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। नेपाल की इस हरकत ने भारत के लिए एक नया अवसर भी पैदा किया है। अब भारत अपनी सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बनाएगा। जो खुली सीमा अब तक तस्करी और असामाजिक तत्वों के लिए रास्ता बनी हुई थी, अब उस पर कड़ी निगरानी होगी। नेपाल के इस फैसले ने भारत को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे। नेपाल को यह लग रहा होगा कि वो भारत को परेशान कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो भारत को और भी मजबूत होने का मौका दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल अपनी गलती सुधारेगा, या फिर वो चीन की शह पर भारत के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाएगा? अगर नेपाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो भारत के पास प्लान बी तैयार है।
ये प्लान नेपाल की इकोनॉमी की चूलें हिला देगा। नेपाल के लोगों को अब ये तय करना होगा कि उन्हें भारत जैसा वफादार दोस्त चाहिए या चीन जैसा लालची साहूकार। फैसला उनके हाथ में है, लेकिन भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। अब जो भी होगा उसके लिए पूरी तरह से नेपाल की नई सरकार जिम्मेदार होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। एक तरफ ईरान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ नेपाल भारत के साथ अपनी सीमाओं पर तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन भारत इन दोनों मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। हम जानते हैं कि अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है और अपने व्यापारियों के हक के लिए कैसे लड़ना है। नेपाल की सरकार को अब बहुत जल्द एक बड़ा झटका लगने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या नेपाल इस झटके को झेल पाएगा या फिर वो पूरी तरह से बिखर जाएगा? नेपाल की बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद वहां के नए प्रधानमंत्री ने लिख दी है। भारत तो बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर नेपाल को लगता है कि वो भारत के आर्थिक सपोर्ट के बिना जी सकता है, तो उसे ये मुगालता पालने का पूरा हक है। लेकिन हकीकत बहुत जल्द उसके सामने होगी। जब नेपाल के बाजारों में सन्नाटा पसरेगा और जब वहां की जनता सड़कों पर राशन के लिए लाइन लगाएगी, तब उन्हें भारत की याद आएगी। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन नेपाल ने बदले में पीठ में छुरा घोंपा है। अब भारत का हाथ दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए उठेगा। नेपाल की इस चालबाजी का सबसे बड़ा शिकार वहां का मध्यम वर्ग और गरीब जनता होने वाली है। जो लोग सीमा के दोनों ओर व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे, उनके लिए अब भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। नेपाल की सरकार को लगता है कि टैक्स बढ़ाकर वो अपनी तिजोरी भर लेगी, लेकिन वो ये भूल रही है कि जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो टैक्स कहां से आएगा। भारत के व्यापारी अब नेपाल के साथ व्यापार करने में कतरा रहे हैं। ये नेपाल के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान है, जिसे चीन कभी पूरा नहीं कर पाएगा। भारत और नेपाल के बीच का ये तनाव सिर्फ एक देश का दूसरे देश के साथ झगड़ा नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है जो पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहती है, और दूसरी तरफ वो जो चीन के इशारे पर अशांति फैलाना चाहती है। नेपाल इस वक्त गलत रास्ते पर है। उसे भूटान से सीखना चाहिए कि कैसे एक छोटा देश अपनी मर्यादा और अपने बड़े पड़ोसी के साथ रिश्तों को बनाए रखकर तरक्की कर सकता है। नेपाल की अकड़ उसे गर्त में ले जा रही है। मोदी सरकार ने नेपाल के इस मुद्दे पर जो चुप्पी साधी हुई है, वो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही नपे-तुल्य शब्दों में अपनी बात रखी है, लेकिन पर्दे के पीछे की तैयारी बहुत ही खतरनाक है। नेपाल के उन सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जा रही है जिनमें भारत का पैसा लगा है। अगर नेपाल हमें आंख दिखाएगा तो हम अपना पैसा उस पर क्यों लुटाएं? ये सीधा सा गणित है जो नेपाल के प्रधानमंत्री को समझ नहीं आ रहा है। अगले कुछ हफ्तों में नेपाल की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। भारत की ओर से जो आर्थिक प्रहार होने वाला है, वो नेपाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। नेपाल की सरकार ने जो 100 रुपए वाली लक्ष्मण रेखा खींची है, वो दरअसल उनके अपने ही विनाश का रास्ता है। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लेकिन जब बात हमारे स्वाभिमान की आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेपाल को अब ये बात समझ लेनी चाहिए। नेपाल की इस हिमाकत ने भारत के राष्ट्रवादी युवाओं में भी भारी गुस्सा भर दिया है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट नेपाल जैसे अभियान शुरू हो गए हैं। अगर भारतीय पर्यटकों ने नेपाल जाना बंद कर दिया तो नेपाल की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। वहां के मंदिर और वहां के पहाड़ भारतीयों के बिना सूने पड़ जाएंगे। नेपाल की इकोनॉमी का ऑक्सीजन भारत है, और अगर भारत ने अपना सिलेंडर हटा लिया तो नेपाल की सांसें उखड़ना तय है। चीन की चालें हमेशा से ही पड़ोसियों के बीच दरार डालने की रही हैं। नेपाल बस उसका ताजा शिकार बना है। लेकिन नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि चीन ने कभी किसी का भला नहीं किया। वो सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता है। नेपाल की जमीन हड़पना उसका पहला कदम है। अगला कदम नेपाल को अपना गुलाम बनाना होगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो नेपाल की संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, लेकिन नेपाल खुद अपने रक्षक को अपना दुश्मन मान बैठा है। नेपाल के नए निजाम ने जो आग लगाई है, उसकी तपिश अब उन्हें खुद महसूस होने लगी है। सीमा पर तनाव बढ़ने से नेपाल में जरूरी चीजों की किल्लत शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम वहां पहले ही बढ़ चुके हैं, और अब खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। नेपाल की जनता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने लगी है। क्या प्रधानमंत्री का ये फैसला वाकई नेपाल के हित में है, या फिर ये सिर्फ चीन को खुश करने के लिए लिया गया एक आत्मघाती कदम है? भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक नेपाल अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी।
कूटनीति में खामोशी का अपना एक महत्व होता है और भारत की ये खामोशी नेपाल के लिए डरावनी है। नेपाल के राजदूत को तलब किया जा चुका है और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है, लेकिन नेपाल की सरकार अभी भी नशे में चूर है। उन्हें लग रहा है कि चीन उन्हें बचा लेगा, लेकिन जब भारत ने अपनी सीमा पर कड़ाई शुरू की तो चीन के हाथ पांव भी फूल जाएंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण तनाव के दौरान भारत का नेपाल पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा पड़ोस ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम वैश्विक मंच पर कैसे लड़ पाएंगे। नेपाल की इस गद्दारी का जवाब देना भारत के लिए अनिवार्य हो गया है। यह सिर्फ 100 रुपए की बात नहीं है, ये उस विश्वास की बात है जिसे नेपाल ने तोड़ा है। भारत ने हमेशा नेपाल को गले लगाया, लेकिन नेपाल ने मौका मिलते ही डंक मार दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास अभी भी वो ब्रह्मास्त्र है जो नेपाल को रातों रात दुनिया से काट सकता है। नेपाल के लिए इंटरनेट का रास्ता भी भारत से होकर गुजरता है। अगर भारत ने अपनी डिजिटल पाइपलाइन को थोड़ा सा भी सीमित कर दिया तो नेपाल का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये वो आधुनिक हथियार हैं जो किसी मिसाइल से भी ज्यादा घातक हैं। नेपाल को अपनी सीमाओं में रहना सीखना होगा, वरना भारत को अपनी सीमाएं बंद करने में देर नहीं लगेगी। नेपाल की इस कहानी का अंत बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ भारत की धैर्यवान कूटनीति है और दूसरी तरफ नेपाल की बचकानी जिद। जीत हमेशा सच्चाई और मजबूती की होती है और इस वक्त भारत के पास ये दोनों हैं। नेपाल के व्यापारियों और जनता को अब जागना होगा, वरना उनकी सरकार उन्हें उस गर्त में धकेल देगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब बस एक्शन का इंतजार है। नेपाल के इस फैसले के पीछे की असली साजिश ये है कि भारत के यूपी और बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में अशांति फैलाई जाए। चीन चाहता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत के लोग अपने देश के सम्मान के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। व्यापारियों ने साफ कह दिया है कि हम भूखे रह लेंगे, लेकिन नेपाल की इस दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये राष्ट्रवाद का वो जज्बा है जो भारत को महान बनाता है। नेपाल को शायद ये लगता है कि वो भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नया फ्रंट खोल सकता है, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है और चीन की अपनी अर्थव्यवस्था इस वक्त डवांडोल है। ऐसे में नेपाल का इन पर भरोसा करना किसी डूबती कश्ती पर सवार होने जैसा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नेपाल को इस दलदल से निकाल सकता है, बशर्ते नेपाल अपनी गलतियों का एहसास करे